वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, जो सेक्शन 7 बताता है। पिछले लेक्चर में हम लोग स्कोप ऑफ टोटल इनकम में सेक्शन 5 में हम लोग डिस्कस किए थे कि इनकम एक्रूअराइज या डीम्ड टू एक्रूअराइज। तो वहाँ हम लोग बोले थे जो इनकम डीम्ड टू एक्रूअराइज इन इंडिया है वो सेक्शन 9 बताएगा। और फिर वहाँ एक और बात हुआ था, हम लोगों का एक और कंसेप्ट था कि इनकम रिसिव्ड और इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। तो हमने बताया था कि इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड का जो कंसेप्ट है वो सेक्शन 7 बताएगा। तो वही आज हम लोग सेक्शन 7 डिस्कस करेंगे, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इसमें क्या है, पहले मोटा मोटी ओवरव्यू लेते हैं। इसमें 3-4 चीज है। क्या क्या है? पहला, एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन करता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में और अब उसका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के सैलरी का 12% से ज्यादा करता है, तो 12% से जितना ज्यादा करेगा उसको डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानेंगे। दूसरा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो बैलेंस अमाउंट है उस पर अगर इंटरेस्ट मिलता है 9.5% से ज्यादा, तो 9.5% से जितना ज्यादा मिलता है उसको भी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानेंगे, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड मानेंगे। ठीक है। इसमें तीसरा चीज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी दूसरे एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाता है 80CC-D में जो पेंशन स्कीम है उसके तहत, तो इसको भी इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानेंगे, डीम्ड टू बी रिसीव्ड मानेंगे। ठीक है। एक और कंसेप्ट है इसमें कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कोई बैलेंस है उसको ट्रांसफर करते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। तो जब हम लोग रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर करेंगे तो उसमें टोटल अमाउंट को नहीं मानेंगे डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। कौन सा पर्सन मानेंगे? उसमें जो बैलेंस है उसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और उस पर जो इंटरेस्ट है वो अमाउंट को हम लोग इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानेंगे। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं और विस्तार से। ये सेक्शन 7 बताता है हमको इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इसमें 4 चीज है। पहला, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में है और वो एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी है। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सैलरी के 12% से ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन करता है तो 12% से जितना अधिक होगा वो हो गया। चलिए इसको समझते हैं। इससे मान लीजिए किसी का सैलरी 1,00,000 रुपया है तो उसका 12% कितना होगा? 12% हुआ 12,000। और अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है 14,000 तो कितना अधिक हो गया? 2% अधिक हुआ। तो ये 12,000 और 14,000, 2,000 रुपया जो यहाँ है एग्जाम्पल के तहत, एज फॉर एग्जाम्पल, ये 2,000 रुपया जो है वो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानेंगे। चलिए इसमें और भी है। फिर है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस है उस पर अगर इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, दूसरा है इसमें रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो बैलेंस है उस पे अगर 9.5% से ज्यादा मिलता है, मतलब क्रेडिट होता है इंटरेस्ट, तो 9.5% से जितना ज्यादा क्रेडिट होगा वो डीम्ड टू बी रिसीव्ड मानेंगे। ठीक है। फिर है सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी दूसरा एम्प्लॉयर क्या करता है? कंट्रीब्यूशन करता है। किसमें कंट्रीब्यूशन करता है? 80CC-D के तहत जो नेशनल पेंशन स्कीम है, मतलब जो पेंशन स्कीम है
बहुत सारी इसमें स्कीम है। जो पेंशन स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी दूसरा एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन करता है एटीसीसीडी में, जो पेंशन स्कीम है उसमें, तो ये जो कंट्रीब्यूशन है इसको हम लोग डीम टू बी रिसीव्ड, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानेंगे। चलिए, इसमें एक और चीज है क्या, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कोई बैलेंस अमाउंट है, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो ये बैलेंस अमाउंट हम इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, ये टोटल को डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया नहीं मानेंगे। इसमें कौन सा पर्सन मानेंगे, इसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और उस पे जो इंटरेस्ट है उसको डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानेंगे। जैसे मान लीजिए अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 20 लाख रुपया हमारे पास है, अब इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो यहाँ ये 20 लाख को पहले बाइफरकेट करिए, इसमें एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होगा, तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो डीम्ड टू बी रिसीव्ड नहीं मानेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 12 लाख रुपया इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, मान के चलते हैं एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, और अभी मान के चलते हैं इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है मिला हुआ है उसमें, और 8 लाख रुपया एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है इसमें, जो बैलेंस अमाउंट है उसमें, तो ये जो 8 लाख रुपया एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है इसको डीम्ड टू बी रिसीव्ड नहीं मानेंगे, लेकिन जो इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 12 लाख रुपया, ये डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानेंगे जब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से इस बैलेंस को रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर करेंगे तब। और इस 12 लाख पे मतलब एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे अगर कोई इंटरेस्ट अमाउंट भी है इसमें, तो वो अमाउंट भी जब ट्रांसफर करेंगे तो इसको भी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानेंगे। ठीक है, तो ये अपना कंसेप्ट था सेक्शन 7 इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इसमें क्या थी, मोटा मोटी 4 चीज है। पहला क्या है, पहला है एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन करता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में और एम्प्लॉय का जो सैलरी है उसके 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, तो 12% से जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, जितना एक्सेस होगा, वो डीम्ड टू बी रिसीव्ड मानेंगे, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड मानेंगे। ठीक है, दूसरा है इसमें रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो बैलेंस अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, और जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है वो 9.5% से ज्यादा होता है, तो 9.5% से जितना अधिक होगा, जो भी 9.5% से जितना अधिक मतलब क्रेडिट होगा, वो डीम्ड टू इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड मानेंगे। फिर है सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी दूसरा एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन करता है एटीसीसीडी में जो पेंशन स्कीम है उसके तहत, तो जो भी कंट्रीब्यूशन करेगा अमाउंट उसको डीम्ड टू बी इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड मानेंगे। फिर है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कोई बैलेंस अमाउंट है और उसको ट्रांसफर करते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो इसमें ध्यान रखना है कि पूरे अमाउंट को डीम्ड टू बी रिसीव्ड नहीं मानेंगे, लेकिन जो उसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, मतलब जो पोर्शन है उस अमाउंट में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उस पर जो इंटरेस्ट है वो अमाउंट, जैसे मान लीजिए 20 लाख रुपया रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में बैलेंस, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, और उसमें से 8 लाख रुपया जो है एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन का पर्सन है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का पर्सन है, और 12 लाख रुपया एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसमें, तो ये 12 लाख रुपया जो मतलब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उस पर जो इंटरेस्ट है, ये पर्सन जो है उसको डीम्ड टू बी रिसीव्ड, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानेंगे। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में सेक्शन 9 करेंगे, इनकम डीम्ड टू इनकम एक्रू और राइज और डीम्ड टू बी एक्रू और राइज इन इंडिया जो था, तो सेक्शन 9 था इनकम डीम्ड टू एक्रू और राइज इन इंडिया, तो अगले लेक्चर में हम लोग सेक्शन 9 डिस्कस करेंगे। ओके।